हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास की जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 7 चैप्टर था संस्कृतियों की बदलती हुई परंपराएं। और ये है संस्कृतियों का टकराव। ठीक है, विषय 8। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, तभी आपकी समझ में अच्छी तरीके से चीजें आएंगी। ठीक है, तो जैसा कि हमारा 7 चैप्टर था बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, और हमारा ये चैप्टर है संस्कृतियों का टकराव। ठीक है, उसमें परंपराओं के बारे में हमने काफी विस्तृत रूप से पढ़ा था और आशा करती हूँ कि पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और जरूर देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। संस्कृतियों का टकराव, चैप्टर 8। तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस अध्याय में 15वीं से 17वीं शताब्दियों के दौरान यूरोपवासी जो थे उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच संघर्ष के कुछ पहलुओं पर क्या किया जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा। इस अवधि में यूरोपवासियों ने ऐसे देशों के साथ व्यापारिक भागों की खोज के लिए अज्ञात जो महासागर थे यानी जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, साहसपूर्ण अभियान किए थे और जहां से वे चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। इस काम में सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल के निवासी जो थे इन्होंने ये शुरू किया था। और उन्होंने पोप जो थे उन पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनधिकार प्राप्त कर लिया था जिन्हें वे भविष्य में खोजने की कोशिश करेंगे या खोजेंगे। तो स्पेन के शासकों ने तत्वावधान में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस, क्या नाम था पूरा कोलंबस का? ठीक है, क्रिस्टोफर। ठीक है, कोलंबस तो आपने बहुत सुना होगा लेकिन आप पूरा नाम भी अच्छी तरीके से जरूर वो कर लें। तो कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जो कब आया था? 1900 सॉरी 1492। 1900 करते करते हमेशा यही निकल जाता है। 1492। 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा उन्हें उसने इंडीज, भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश जिनके बारे में उसने मार्को पोलो जो यात्री आया था, मार्को पोलो को यात्रा वृतांतों से जो यात्रा वृतांत उसने लिखा था मार्को पोलो ने, उससे उसने समझा था और उसे उसने पढ़ रखा था। बाद में हुई खोजों से पता चला नई दुनिया के इंडियन वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग थे जो नई दुनिया के इंडियन थे। और वे जहां रहते थे वह एशिया का हिस्सा भी नहीं था और उस समय उत्तरी व दक्षिणी अफ्रीका में अमेरिका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। ठीक है, एक और कैरिबियन क्षेत्र और दूसरा ब्राजील क्षेत्र में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थी। दूसरी ओर विकसित खेती थी और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। ठीक है, एक तरफ क्या था, ब्राजील जो था, कैरिबियन क्षेत्र तथा ब्राजील ब्राजील क्षेत्र जो थे, इसमें निर्वाह के लिए छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं थी और दूसरी तरफ विकसित और खनन आदि पर आधारित राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। मैक्सिको और मध्य अमेरिका के इजिप्ट माया समुदाय और पेरू के इंका समुदाय के समान वहां भव्य वास्तु कला थी। हमने माया समुदाय आदि के बारे में पिछली वीडियो में जरूर पढ़ा है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में बाहरी लोगों का वहां बस जाना वहां के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इसी से दास व्यापार की क्या हुई, शुरुआत हो गई, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अफ्रीका से गुलाम पकड़कर या खरीद कर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका की खानों और बागानों में काम कराने के लिए क्या करते थे, बेच देते थे। उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था काम कराने के लिए दक्षिणी अमेरिका में। और यूरोपवासी जो थे वो गुलाम पकड़ते थे अफ्रीका से, क्योंकि अफ्रीका काफी गरीब देश था। अमेरिका के लोगों पर यूरोपवासियों की विजय का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी लोगों की जो पांडुलिपियां और स्मारकों को निर्ममता पूर्वक जो नष्ट कर दिया गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर ही मानव विज्ञानियों द्वारा इन संस्कृतियों का अध्ययन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो पुरातत्वविद थे
इन सभ्यताओं के भग्नावशेष जो बचे हुए थे, जो अवशेष थे, उनको क्या किया, उनको खोज निकाला। ठीक है। सन 1911 में इंकाई शहर, कौन सा शहर, इंकाई, इंकाई शहर, माचू पिच्चू, ठीक है, क्या नाम था, माचू पिच्चू, ठीक है, कि फिर खोज की गई और हाल में हवाई जहाज से लिए गए चित्रों से पता चलता है कि वहां और भी कई शहर थे जो क्या हुआ, अब जंगलों से ढके हुए, यानी वो जो शहर थे वो जंगलों से ढक गए हैं। हम अमेरिका के मूल निवासियों और यूरोप वासियों के बीच मुठभेड़ों के बारे में, मूल निवासियों के पक्ष को तो अधिक नहीं मानते हैं, पर यूरोपीय पक्ष को क्या करते हैं, हम विस्तार पूर्वक जानते हैं, जो वहां के मूल निवासी हैं, जो यूरोपवासी, क्योंकि पढ़ाई का विस्तार जहां जहां पे हुआ, शिक्षा का विस्तार हुआ, लेखन कलाएं विकसित हुई, वहां वहां की चीजें हमें अच्छी तरीके से पता चली। लेकिन जहां पे लेट लेखन कला और पांडुलिपियां, इन सब चीजों का जहां पे लेट विस्तार हुआ और जहां पे ये सुरक्षित चीजें रखी जाने लगी, तो वो हम उनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता चल पाता है, क्योंकि हमें एक साक्ष्य चाहिए। और फिर वहाँ के जो भग्नावशेष हैं और जो खुदाइयाँ हुई, स्मारक हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ही उसके सब उस सभ्यता के बारे में पता लगाया जा पाता है। लेकिन अगर कुछ लेखन कला का कुछ मिल जाता है तो उससे अच्छी तरीके से चीजें पता चल जाती हैं। तो जो यूरोपवासी अमेरिका की यात्राओं पर गए थे, उन्होंने रोज माचा और डायरिया रखते थे, ठीक है, लोग बाग, और जिसमें वे अपनी यात्राओं का दैनिक विवरण लिखते हैं, डेली का जो विवरण होता था वो उसमें लिखा करते थे। और हमें सरकारी अधिकारी, ये जैसुइट धर्म प्रचारक जो थे, के विवरणों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्होंने भी विवरण लिखे, सुरक्षित रखे। लेकिन यूरोपवासी ने अपनी अमेरिका की खोज के बारे में जो कुछ विवरण दिया है, वहां के देशों के जो इतिहास लिखे हैं, उनमें यूरोपीय बस्तियों के बारे में ही अधिक और स्थानीय लोगों के बारे में बहुत कम या न के बराबर लिखे हैं। क्योंकि जाहिर है कि हम अगर किसी बारे में लिखेंगे, किसी और चीज के बारे में, तो ज्यादातर हम क्या करेंगे, अपने बारे में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी हुई। यूरोपवासी ने अपने बारे में ज्यादा लिखा और अमेरिका के बारे में कम लिखा। अनेक जन समुदाय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और निकटवर्ती द्वीप समूहों में हजारों वर्षों से रहते आए थे, और एशिया और दक्षिणी सागर के द्वीपों से जाकर लोग वहां बसते थे। ठीक है। दक्षिण अमेरिका घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था। जो दक्षिणी अमेरिका था वो जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था, आज भी उसके अनेक भाग जंगलों से ढके और काफी गरीब है आज भी दक्षिणी अमेरिका। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन जो है, हम काफी शॉपिंग भी करते हैं इस नाम से, अमेजन नाम से। मीलों तो वहां के घने ये नदी थी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, और जंगली इलाकों में होकर बहती है। और मध्य अमेरिका में मैक्सिको से समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाकों में घने बसे हुए थे, जबकि अन्य जगह सघन वनों वाले क्षेत्रों में जो गांव थे वो दूर दूर स्थित थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जो जन समुदाय। तो अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूह है, जिन्हें आज क्या कहा जाता है, बहामा। ठीक है, ये पॉइंट नोट करें, बहामा, और बृहत्तर एंटिलीज में रहते थे। कैरिब नाम के एक खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एंटिलीज प्रदेश से क्या किया था, वहां से खदेड़ दिया था, भगा दिया था। इनके विपरीत अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय क्या करते थे, बातचीत में झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे, जो इनके विपरीत होते थे। तो क्या करते थे, बात करके झगड़े को, मसले को निपटाना चाहते थे। तो ज्यादा अच्छी बात है कि बातचीत करके झगड़े को निपटाना ज्यादा अच्छी बात है, लड़ाई झगड़े करने से बेहतर है। वे कुशल नौका निर्माता थे, नौके नावों के निर्माता थे कुशल रूप से, और वो पेड़ के खोखले तनों में अपनी डोंगियां बनाते थे इनसे, और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में क्या करते थे, यात्रा करते थे। ठीक है, नाव जैसा बनाते थे और वो क्या करते थे, डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। वे खेती, शिकार, मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे, क्योंकि समुद्री लोग हैं तो आसपास के लोग होते हैं यही करते हैं, मछली पकड़ते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। खेती में वे मक्का, मीठे आलू
अन्य किस्म के कंदमूल और कसावा उगाते थे। देखिए मक्का, आलू, ये सब हमारे यहाँ का भारतीय नहीं है, ये बाहर से आया है, ठीक है, ये अमेरिका से आया हुआ है ये सब चीजें। और कंदमूल और कसावा उगाते थे। अरावाक संस्कृति के लोगों का मुख्य सांस्कृतिक मूल्यधार यह था कि वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। उनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। वे जीववादी थे। अन्य अनेक समाजों की तरह अरावाक समाज में भी समन लोग कष्ट निवारकों और इहलोक तथा परलोक के बीच मध्यस्थों के रूप में भूमिका अदा करती थी। ठीक है, तो अरावाक संस्कृति के लोगों का मुख्य सांस्कृतिक मूल्यधार यह था कि वे एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें, साथ में मिले और फिर उसके बाद खाद्य उत्पादन करें और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन की भी प्राप्ति हो। और जो उनके वंश के बुजुर्गों के अधीन वो क्या कहते थे, जो बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। और उनमें बहुविवाह प्रथा थी, यानी एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह कर सकता था, तो बहुविवाह प्रथा थी। और वे जीववादी थे और अनेक समाजों की तरह अरावाक समाज में भी समरलोक, कष्ट निवारकों और इहलोक और परलोक के मध्यस्थों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते थे। जीववादियों का विश्वास था कि आज के वैज्ञानिक जिन वस्तुओं को निर्जीव मानते हैं उनमें भी जीवन और आत्मा हो सकती है, जो जीववादी थे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं नक्शा, उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको खाड़ी और बृहत्तर एंटीज, अटलांटिक महासागर, ये पनामा है, पनामा। और माया संस्कृति का क्षेत्र है ये सब, इनका साम्राज्य का क्षेत्र है ये। अमेजन नदी यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है और ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो आप नक्शे में जब भी देखेंगे जो ऊपरी क्षेत्र होते हैं, उत्तर के क्षेत्र होते हैं, वो काफी संपन्न है, जबकि दक्षिणी जो क्षेत्र है वो बहुत ही अभी भी गरीब है। ठीक है, और अरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे। यूरोपवासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। ये अरावाक क्या दिया है, अरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे, लेकिन पहनते तो थे, लेकिन यूरोपवासियों की तरह सोने को महत्व उतना ज्यादा नहीं देते थे। उन्हें अगर कोई यूरोपवासी सोने के बदले कांच के मनके दे देता था तो वे क्या होते थे, खुश हो जाते थे। ठीक है, जो मनके कहते हैं, जो गुड़िया होती हैं उस तरीके की, और माला आदि पिरोई जाती थी। तो क्योंकि उन्हें कांच का मनका ज्यादा सुंदर दिखाई देता था, उनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी। हैमक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया था। क्या नाम था, हैमक। ठीक है, अरावाकों और स्पेन वासियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को स्पष्ट कीजिए, इनमें से कौन से अंतरों को आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, अरावाकों का व्यवहार बहुत उदारतापूर्ण होता था और वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्वक हो गई, तब उन्होंने उसका क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया। परंतु उन्हें उसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ गए थे। इस वजह से, विरोध करने की वजह से, स्पेनी लोगों के संपर्क में आने के बाद कोई 25 साल के भीतर ही अरावाकों और उनकी जीवन शैली का लगभग क्या हुआ था, धीरे धीरे सत्यानाश हो चुका था। तुपिनाम्बा कहे जाने वाले लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांव में रहते थे। ठीक है, तुपिनाम्बा, ये कहे जाने लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में रहते थे। ब्राजील पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम ब्राजील पड़ा, ये पॉइंट ध्यान रखें। ब्राजील क्या होता था, एक पेड़ होता था, पेड़ होते थे ये, और इन पेड़ों के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम क्या पड़ गया था, ब्राजील पड़ गया था। ठीक है, वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके, क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं होता था। लेकिन उन्हें बहुतायत से फल, सब्जियां, मछलियां मिल जाती थी और जिससे उन्हें खेती पर निर्भर नहीं होना पड़ता। जीवन यापन के लिए उन्हें फल मिल जाते थे, सब्जियां मिल जाती थी और मछलियां भी मिल जाती थी, और वे उन्हें खेती पर बहुत ज्यादा अधिक निर्भर नहीं होना पड़ता था। जो यूरोपवासी उनसे मिले, वे उनकी खुशहाल आजादी को देखकर उनसे जलन करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वहां न कोई राजा था और ना ही सेना और ना ही कोई चर्च था। इन सब ये चीजें नहीं थी, ना ही कोई राजा थी, ना ही उसकी सेना की आवश्यकता थी, और ना ही कोई वहां पे चर्च भी था।
जो उनकी जिंदगी को क्या करे, नियंत्रण में ला सके या नियंत्रित करे, क्योंकि जीवन को इन सब चीजों से नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, तो इन सब वजहों से वो लोग स्वतंत्र थे और अपना कार्य अच्छी तरीके से खुशहाल तरीके से करते थे और आजाद जिंदगी जीते थे। ठीक है, और मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज व्यवस्थाएं, और नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा ये नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।